किसी भी सर्जरी की सफलता उसमें किए गए प्रोसीजर को अच्छे ढंग से परफॉर्म करने से ही नहीं होती है, बल्कि उसके बाद में हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इस पर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्षारसूत्र ट्रीटमेंट को लेने के बाद में हम बाद में क्या-क्या सावधानियाँ रखें, ताकि जो हमारा सक्सेस रेट है, वो बहुत हाई रहे और हमारी जो कम्फर्ट है, वो बनी रहे। ताकि इसमें पोस्ट प्रोसीजर के बाद में जो सिम्पटम होते हैं, जैसे पेन है, डिस्कम्फर्ट है या बर्निंग वगैरह है, ये सब हम लोग को बिल्कुल ना होने पाए। अगर हो भी तो बहुत ही मिनिमल या बहुत ही कम हो। इसको हम लोग समझने के लिए पहले हम लोग उन चीज़ों पे बात करते हैं कि अगर छाछूत ट्रीटमेंट के बाद में ये लक्षण हमको दिखाई पड़े, तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और हमने जिस भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, उनसे तुरंत संपर्क करके उनके पास तुरंत एग्ज़ामिनेशन के लिए जाना चाहिए। जैसे कभी-कभी हम लोग को अगर ब्लीडिंग होती है, अगर बहुत तेज़ ब्लीडिंग होती है, कई बार कुछ लोग खून पतला करने की दवाएँ लेते हैं, जो कि हम लोग प्रोसीजर के समय रोक देते हैं, लेकिन बाद में जब वो स्टार्ट करते हैं, तब कई बार ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं या कई बार हम क्षारसूत्र को खींच लेते हैं, उसके खिंचाव से वहाँ जो मार्जिन होते हैं, वहाँ से ब्लड की ओज़िंग होने लगती है। या हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, ये भी एक हम लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कई बार प्रोसीजर के बाद में इन्फेक्शन की वजह से हमको फीवर, हाई ग्रेड पायरेक्सिया होने लगता है, ठंड लगने के साथ-साथ या हल्का पायरेक्सिया भी है, अगर वो मौसम के बदलाव की वजह से है, गले में खराश वगैरह है, तब तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो आपके प्रोसीजर से जुड़ी हुई फीवर है, बहुत हाई ग्रेड पायरेक्सिया हो रही है और हम किसी भी दवा से उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए हम लोग को और बहुत ज़्यादा हम लोग को थोड़ा सख्त सतह पे बैठने से बचना चाहिए और बहुत लंबी यात्रा करने से भी बचना चाहिए। लंबी यात्रा के दौरान हम साफ-सफाई और अपनी सेल्फ केयर या हम लोग जो डाइट का पालन करना है, वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो बहुत लंबी यात्रा करने से हमको बचना चाहिए। ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है या फीवर, ये ऐसे सिम्पटम हैं, अगर आपको प्रोसीजर के बाद में जैसे ही ये दिखाई पड़े, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम जो लोग जानते हैं कि छारसूत प्रोसीजर के बाद हम लोग को क्या-क्या सावधानियाँ ज़रूरी रखनी है। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। पहला तो ये कि जो छारसूत प्रोसीजर हमें हुआ है, उसमें जो छारसूत लाइगेट किया गया है, उसकी हम लोग केयर कैसे करें? चूँकि मल द्वार से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, जब भी वहाँ पे हम लोग छारसूत लाइगेट करते हैं, तो डेफिकेशन के बाद वहाँ मल के पार्टिकल चिपके रहते हैं, गंदगी बनी रहती है, जिसकी वजह से संक्रमण और वहाँ पे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें चाहे हम किसी घर के मेंबर की सहायता लें, चाहे कैसे भी करके हमको अपने छारसूत्र की केयर ऐसे करनी है कि हमारे छारसूत्र पे गंदगी या मल के पार्टिकल बिल्कुल भी चिपके ना रहें। उसके बाद हम लोग को वहाँ पे स्थिति को ड्राई रखना होता है। ड्राई और क्लीन हम लोग को वहाँ पे स्किन को रखना होता है। इससे वहाँ पे सिक्रीशन नहीं लगते हैं। जो भी यहाँ पे सिक्रीशन की यूज़ करते हैं, वो एसिडिक होने की वजह से अगर ज़्यादा वहाँ पे नमी और गीलापन रहेगा, तो हमको वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, हम लोग को फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और हम लोग को इचिंग होगी, जिससे डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होगा और हमें लगेगा शायद हमारा प्रोसीजर सही नहीं हुआ है। तो हमें वहाँ पे सरफेस को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। मतलब साफ-सफाई और सूखापन हमको अपने मल द्वार के आस-पास ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी बात होती है डाइट और एक्सरसाइज़। कई बार कुछ लोग जिम वगैरह जा रहे होते हैं, वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉशियस होते हैं। तो वो प्रोसीजर के बाद में जैसे हम लोग कहते हैं कि छारसूत बहुत ईज़ी होता है, अगले दिन से हम लोग अपने सब काम कर सकते हैं। वैसे ही वो लोग कहते हैं कि हम अपना जिम जॉइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जिम फिटनेस के लिए जॉइन करते हैं। जो भी फिटनेस की हम लोग को चीज़ें हम लोग जिम में करते हैं, वो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो भी वेट उठाने की चीज़ें होती हैं, हमारी एब्डोमिनल मसल पे स्ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग ये भी कहते हैं प्रोसीजर के बाद में आपको लगातार खाँसी नहीं आनी चाहिए। तो हम कोई भी ऐसा वर्कआउट ना करें जिसमें हमें बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाना पड़े। कई बार हम जिम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अपने घर में ही किसी भारी चीज़ को हम उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे हम ऊपर से उतारें या उसको धक्का देने की कोशिश करें। भारी चीज़ों को भी हमें धक्का नहीं देना है या हम लोग को भारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, चाहे हम उसको उठाने में या हम लोग कहीं उसको रखने में इस चीज़ को करें। और जो डाइट हमको लेनी है, शुरुआत में जैसे ही हमारा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के बाद 4 से 5 दिन अगर हम लोग हल्की लिक्विड या सेमी लिक्विड डाइट लेते हैं, तो इससे हमारा पेट बहुत हल्का रहता है और हमें ब्लोटिंग नहीं होती है, हमें गैस नहीं बनती है और हमारा जो मल है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, जिससे हमें
कोई भी दर्द, तकलीफ या इचिंग, ये सब जो डिस्कम्फर्ट है या बर्निंग जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो डाइट में हमको शुरुआत के 4 से 5 दिन लिक्विड या सेमी लिक्विड डाइट जो भी हमको सही लगे, बस इसमें जो भी डाइट हम ले रहे हैं इसमें तीखापन, चटपटापन या खट्टापन नहीं होना चाहिए, बीज वाली चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ों को छौंकने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीरा है, अजवाइन है, मेथी हम लोग बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या कुछ फल है जैसे अमरूद है, अनार है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो बीज के फॉर्म में होती हैं, जब भी हम लोग फिस्टुला में छारसूत का लाइगेशन करते हैं, तो ये सारे बीज हमारे जो इंटरनल ओपनिंग से जाके अंदर ट्रैक में कलेक्ट होते रहते हैं, या कोई भी अगर हमने पाइल्स का भी लाइगेशन किया है, तब भी ये मल की मात्रा को बढ़ाते हैं और अपनी सख्त चीज़ों की वजह से हमारे घाव को और ज़्यादा एब्रेजन करते हैं और मल द्वार में इरिटेशन को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग कोई भी इस तरह की चीज़ें ना हो लें, और समय के साथ-साथ धीरे-धीरे हम लोग अपनी नॉर्मल डाइट पे लौट सकते हैं। मीठा खाना या चिकना खाना हम बिल्कुल पहले दिन से ही खा सकते हैं। ये नॉन इरिटेंट होते हैं, ये हमें इरिटेट नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग को मेडिकेशन है, सिड्स बाथ है और ऑयलिंग पे ध्यान रखना चाहिए। मेडिकेशन में जो भी डॉक्टर साहब ने आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन की है, उसमें कोई भी जैसे जो चीज़ें बताई गई हैं, उनको वैसे ही लें। उसको कई बार हम लोग सेल्फ मैनिपुलेट करते हैं, कुछ चीज़ों को हम समझते हैं, ये गैस की दवा हम क्यों लें, ये दर्द की दवा हम क्यों लें। जो भी डॉक्टर साहब ने आपको जितने समय के लिए दवाएँ बताई हैं, उनको प्रॉपरली वैसे ही लेते रहें, उसमें सेल्फ मैनिपुलेशन ना करें। और जब भी हम लोग इस तरह की सर्जरी परफ़ॉर्म करते हैं, तो उसके बाद हम लोग ऑयलिंग बताते हैं जात्यदी तेल से। जात्यदी तेल को हम लोग जैसे भी बताया गया तरीका है, उसके अनुसार हम लोग सुबह पॉटी जाने से पहले एनल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। उसके पॉटी से आने के बाद में हम लोग को करना होता है, और रात में फिर हम लोग को एक बार जात्यदी तेल को मलद्वार में डालना होता है। ऐसे ही सिट्स बाथ को भी आपको पहले से ही चीज़ें सिखा दी जाती हैं। एक टब में हल्का गुनगुना पानी लेके, थोड़ी-सी पिसी फिटकरी मिला के, पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए, गरम बिल्कुल भी ना लें, और फिटकरी की मात्रा हम लोग आधे चम्मच से बिल्कुल भी ज़्यादा ना लें। या कई बार हम लोग बीटाडीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर हम लोग उसके ऊपर जो कैप होती है, उसमें 2 से ढाई एमएल हम लोग बीटाडीन अपने टब में मिला सकते हैं। पानी को हम लोग टब में पूरा ऊपर तक ना भरें, क्योंकि जब भी हम लोग उसमें बैठते हैं, तो पानी आधा पूरा खाली हो जाता है। तो हमें हमेशा आधा टब में पानी लेना चाहिए। या कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेते हैं और हम लोग उसके में भाप से उसको सेकने की कोशिश करते हैं, ये भी ना करें। किसी भी गर्म चीज़ को अपने घाव के कॉन्टैक्ट में ना लें, इससे हमारा घाव खराब हो सकता है। तो जो सेल्फ केयर की चीज़ें थी, पहला हम लोगों ने सीखा कि हम लोग छार-सूत की केयर कैसे करें, दूसरे हम लोगों ने सीखा कि डाइट और हम लोग एक्सरसाइज़ में हम लोग कैसे चीज़ों को फ़ॉलो करें, फिर मेडिकेशन हम लोगों ने सीखा, और उसके बाद में जो सिट्स बाथ है और जो ऑयलिंग या क्लीनिंग का पार्ट हम लोग देखते हैं, ये सारी सावधानियाँ अगर हम लोग छार-सूत ट्रीटमेंट के बाद रखते हैं, तो हम लोग बहुत ही आसानी से ठीक हो जाते हैं, और इसका सक्सेस रेट भी हम लोग को बहुत ज़्यादा हाई होता है। कुछ चीज़ें और हम लोग समझनी चाहिए कि हम लोग को जो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, उसमें छार-सूत से छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको खींचना नहीं है और हमको छार-सूत्र खोलना नहीं है। अगर किसी कारणवश आपका छार-सूत खुल जाता है, तो अपने डॉक्टर को आप तुरंत संपर्क करें। कोई भी कठोर चीज़ पे हमें बैठना नहीं है लगातार बहुत देर तक, और ऐसा खाना ना खाएँ जो बहुत ही कड़ा होता है। कई बार हम लोग ऐसे कड़े खाने खाते हैं, जो बहुत देर से डाइजेस्ट होते हैं, जिससे हमारा मल कड़ा होता है। हम लोग को पीने में अपने पानी की भी मात्रा कम से कम प्रॉपर रखनी चाहिए। हमारे होंठ अगर सूखते हैं, तो इसका मतलब है पानी की अभी भी शरीर में कमी है। पानी की मात्रा सब लोगों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, लेकिन हम लोग सर्दियों में 1.5 से 2 लीटर और गर्मियों में 2 से ढाई लीटर या 3 लीटर भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। तो और जब भी मल त्याग के लिए जाएँ, बहुत देर तक ना बैठें, स्ट्रेनिंग ना करें, जोर ना लगाएँ। अगर आपको मल कड़ा हो रहा है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत उस चीज़ों को बताएँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो लास्ट में हम लोग सारी चीज़ों को समराइज़ करते हुए समझेंगे, अपने घाव में हम लोग को सूखापन रखना है, ड्राई और क्लीन रखना है, घाव को गीला नहीं रखना है। इससे वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, और एसिडिक सिक्रीशन की वजह से वहाँ पे स्किन को में एब्रेज़न हो जाता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो छार-सूत ट्रीटमेंट को जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत ही सेफ़ है, सिंपल है, साइंटिफ़िक है, और हम लोग बहुत आसानी से इसमें हाई सक्सेस रेट के साथ में चीज़ों को परफ़ॉर्म करते हुए अपने सामने देखते हैं।